नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है एनसीईआरटी खबरों में, यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 का पालन करने के लिए सभी स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है। इस नीति में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के होमवर्क और उनके बैग के वजन से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर एनसीईआरटी न्यूज में ही। अब हम लोग एनसीईआरटी से जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। थर्ड पॉइंट, यह शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यानी ऑटोनोमस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके कार्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला कार्य है इसका, स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना। दूसरा कार्य, मॉडल पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री तैयार करना और उनका प्रकाशन करना। तीसरा कार्य है जो इसका, नवीन शैक्षिक तकनीकों का विकास और उनका प्रसार करना। तो ये एनसीईआरटी से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है अंटार्कटिका में भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला, इसमें भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इसके साथ ही अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक यानी 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। थर्ड पॉइंट, इस नए अभियान के 43 सदस्यों वाले दल को गोवा तट से रवाना किया गया है। चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमवी बासली गोलो बनिन, ये नाम आपको याद रखना है पोत का, में सवार ये दल 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, भारतीय अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई, जिसमें डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का समूह शामिल था। फिफ्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस हैं। पहला, दक्षिण गंगोत्री, जिसे 1984 में स्थापित किया गया। दूसरा है मैत्री, जिसे 1987 में स्थापित किया गया है। और तीसरा है भारती, जिसे 2009 में स्थापित किया गया, जिनमें से मैत्री और भारती संचालित हैं और जो दक्षिण गंगोत्री है ये बंद कर दिया गया। तो ये अंटार्कटिका में भारत के जो मिशन है उनसे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है इंडियन पेंगोलिन खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में ओडिशा वन विभाग ने पेंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार की जांच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका आहार मुख्य रूप से चींटियां और दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग कर पकड़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडियन पेंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। ये प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। अगला फोर्थ पॉइंट है, इंडियन पेंगोलिन को आईयूसीएन की लाल सूची में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपको इनका आईयूसीएन जो स्टेटस है वो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है, इन दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग वन की अनुसूची वन के तहत सूचीबद्ध किया गया है। छठा, साइट के परिशिष्ट वन में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो ये इंडियन पेंगोलिन से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ब्रेल लिपि दिवस खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला है, दुनिया भर में ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करने के लिए
प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ब्रेल नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली एक पद्धति होती है। सेकंड पॉइंट, यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल, ये नाम आपको याद रखना है, की जयंती को चिन्हित करता है, जिन्होंने वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो ये ब्रेल लिपि दिवस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है यूरेनियम संवर्धन खबरों में। तो जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए, अभी आप इसको ये नाम याद रख लीजिए, आगे हम लोग समझेंगे भी ये समझौता क्या था, हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। साथ ही महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दक्षिण कोरियाई ध्वज वाले टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब आपको जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी लोकेशन के बारे में भी जानकारी रखनी है। तो ये ईरान और ओमान को अलग करने वाला जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य से कुछ संबंधित पॉइंट हैं यानी बातें, वो आपको याद रखनी है। अब हम लोग यूरेनियम संवर्धन को समझते हैं। तो इसमें मैं आपको सरलतम शब्दों में पहले समझा दे रहा हूँ यूरेनियम संवर्धन का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम के आइसोटोप हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। तो विशेष तौर पर प्राकृतिक रूप में क्या ये यूरेनियम जो 238 है, ये विपुल मात्रा में पाया जाता है, यानी 99% इसकी मात्रा होती है और इसकी मात्रा 0.7% होती है। तो आपको पता होगा परमाणु कार्यक्रमों के लिए यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है, इतना तो आपको पता होगा। यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग करने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी इस समस्थानिक से इस समस्थानिक को अलग करने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन, या आप इंग्लिश में इसे यूरेनियम एनरिच भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इससे जो जुड़े पॉइंट हैं उनको ठीक से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, प्राकृतिक यूरेनियम में दो अलग अलग समस्थानिक विद्यमान होते हैं, जिसमें लगभग 99% यूरेनियम 238 तथा 0.7% यूरेनियम 235 की मात्रा पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, यूरेनियम 235 एक विखंडनीय सामग्री है जो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने में सहायक है। थर्ड पॉइंट, यूरेनियम संवर्धन में आइसोटोप सेपरेशन प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यानी अभी हम लोगों ने जो आपको बताया था, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग करने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। यही बात थर्ड पॉइंट में बताई गई है। ये यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। अब हम लोग जो परमाणु समझौता था 2015 का, उसको समझ लेते हैं। इसको पहले मैं आपको सरलतम शब्दों में समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था, 2015 तक जो परमानेंट कंट्री थे यूएनओ के, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे यूएसए हो गया यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन पांचों ने, और एक देश और था जर्मनी, तो इन्होंने क्या किया था, ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे 2015 तक। तो उस वजह से जो ईरान था वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था और उसकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन हो गई थी। तो ईरान ने क्या किया, इन लोगों के साथ एक समझौता किया और समझौते में ये प्रावधान था कि ये लोग जो व्यापारिक प्रतिबंध है उनको ढीला कर देंगे, ये हटा लेंगे, और उसके बदले जो ईरान है वो अपना परमाणु कार्यक्रम को, जैसे अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा या उस पर अंकुश लगाएगा। तो ये बात थी। फिर उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा ईरान ने इसी समझौते का उल्लंघन करके अपने परमाणु कार्यक्रम को संचालित किया है, जिसको लेकर ये समझौता न्यूज में था। इसी समझौते को आम बोलचाल भाषा में ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा इसका नाम है JCPOA, ये भी आपको याद रखना है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव ये जो प्लान ऑफ एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको समझते हैं। पहला है इसमें, वर्ष 2015 में वैश्विक शक्तियों यानी P5+1 के समूह, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल है। तो P5 में तो ये परमानेंट सदस्य हो गए, और एक जर्मनी के साथ ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। सेकंड पॉइंट,
इस समझौते को संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तथा आम बोलचाल की भाषा में ईरान परमाणु समझौते के रूप में नामित किया गया था। थर्ड पॉइंट है, इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो ये परमाणु समझौते से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सागरमाला सी प्लेन सेवा खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय संभावित एयरलाइन परिचालकों के जरिए सागरमाला सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसको लेकर ये सेवा यानी ये जो भी स्कीम है वो न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, सी प्लेन स्थिर पंखों वाला एक हवाई जहाज है जो पानी में उतरने में सक्षम होता है। थर्ड पॉइंट, इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो कि बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। फोर्थ पॉइंट, सी प्लेन सेवा एक गेम चेंजर साबित होगी जो पूरे देश में तेज और आरामदायक परिवहन का एक पूरक साधन प्रदान करेगी। फिफ्थ पॉइंट, ये यात्रा के समय को कम करेगा और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये सागरमाला सी प्लेन सेवा से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारत मौसम विज्ञान विभाग खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला है इसमें आईएमडी की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है यानी हेडक्वार्टर, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एयर साइंस की एक एजेंसी है, ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, ये मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेवार प्रमुख एजेंसी है। तो ये आईएमडी से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचित नियमों को वापस लेने या संशोधित करने के लिए कहा है, जिसको लेकर ये अधिनियम न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम में अनावश्यक क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है। फोर्थ पॉइंट, ये अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है। ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो पहला तथ्य है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गैल द्वारा किया गया। सेकंड तथ्य है तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने की है। फोर्थ फैक्ट है हाल ही में तूफान बेला के कारण ब्रिटेन ने अपने 50% से अधिक की बिजली उत्पन्न की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पांचवा फैक्ट है हाल ही में लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई ने लॉन्च किया है। 6, हाल ही में भारत IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप यानी APAP का सह अध्यक्ष चुना गया है। 7वां है इसमें फैक्ट हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। 8वां जो लास्ट है हाल ही में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। ये परीक्षा संबंधी कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इन न्यूज से जो संबंधित सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गीत के शब्दों में बदलाव किया है,
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया। ये आपको अभ्यास प्रश्न के तौर पर सवाल दिया गया था। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया होगा। अब हम लोग आज के सवालों पर चर्चा करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने लॉन्च किया? ए ऑप्शन आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बी नीति आयोग ने, सी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी आरबीआई ने, अभी हम लोगों ने देखा था। सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई। सेकंड कथन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अभी हम लोगों ने देखा था, तो आपको याद रखना है दिए हुए दोनों कथन करेक्ट हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देखना है। और साथियों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।